Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students again. Welcome in the class of computer science. Students, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में नेटवर्किंग की फील्ड में जाना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं फ्यूचर में डिफरेंट फील्ड्स की चॉइस करते हैं, जैसे डेटाबेस है, नेटवर्क्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वेब डेवलपमेंट है। तो आज का लेक्चर जो स्टूडेंट्स नेटवर्क्स में जाना चाहते हैं, नेटवर्किंग में, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर दैट स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क के बारे में। हमने देखा नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ द नेटवर्क हो सकती हैं, दीज आर कॉल्ड द टोपोलॉजीज। फिर हमने देखा कि हमारी नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड द वाइड एरिया नेटवर्क। फिर हमने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को देखा कि ताकि डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, उसके लिए हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन। इट इज़ कॉल्ड द OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट्स अ मॉडल। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये मॉडल है, इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, कहीं पे भी ये चल नहीं रहा, फिजिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है कहीं पे। लेकिन जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है इंटरनेट के ऊपर, डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान, कंप्यूटर्स के दरमियान, तमाम कंप्यूटर्स इस मॉडल को फॉलो करते हैं, तमाम डिवाइसेस इस मॉडल को फॉलो करती हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। तो चलते हैं हम देखते हैं क्या है OSI मॉडल। इज एन ओपन सिस्टम मॉडल दैट अलाउज एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट। क्या करता है ये मॉडल? अलाउ करता है दो सिस्टम को कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सके या रिसीव कर सके। इट इज़ डेवलप्ड बाय ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जब हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई गाइडलाइन होती है किसी अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हो। तो उसमें हमने देखा था ISO इज़ अ वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड बनाती है। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इन 1983, कुछ बुक्स में 1984 भी मेंशन है। सो इट प्रोवाइड्स द लॉजिकल फ्रेमवर्क, दैट्स इंपॉर्टेंट कि ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक मॉडल है, नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इससे जस्ट हमने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कम्युनिकेशन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा हमारा कैसे जाता है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। It is not physically implemented, so that's why it is called the logical framework for data communication. It consists of 7 layers. जैसे हमने पढ़ा था SDLC, उसमें भी हमारे 7 स्टेप्स थे, 7 फेजेस थे, हर फेज़ अपना फंक्शन परफॉर्म करता था। तो बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे 7 लेयर्स हैं और हर लेयर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। कैसे परफॉर्म करती है इसको आज हम जो है कंबाइन में तमाम लेयर्स को देखेंगे कैसे काम करती हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम ये देखेंगे 1 by 1 भी कि कैसे ये लेयर्स हमारी स्टूडेंट्स काम करती हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारी अपर लेयर्स हैं कुछ और कुछ हमारी लोअर लेयर्स हैं। तो इसमें जो टॉप हमारी ये जो 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड द अपर लेयर्स। और उसके बाद हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, दीज आर कॉल्ड द लोअर लेयर्स। तो अब मैं 1 by 1 डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये लेयर्स काम कैसे करती हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक एक लेयर्स को 1 by इंडिविजुअल भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। आज मैं कंबाइन में सारे डिस्कस करता हूं ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे हमारा ये मॉडल काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपने कोई ईमेल ओपन की हुई है या www.google.com उसकी स्क्रीन आपके सामने है। तो नाउ यू आर वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन लेयर, आप एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं, सैम जो मोस्ट टॉप लेयर है उस पे आप काम कर रहे हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं।
प्रोटोकॉल्स क्या हैं? प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोटोकॉल्स हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। हम ये भी एक प्रॉपर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, और हर प्रोटोकॉल का जो जो अपना काम है कैसे वो डिस्कस करता है। हम वन बाय वन इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फाइल को ट्रांसफ़र करना भी एक प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है। वेब सर्फिंग क्या है? आप लिखते हैं www.google.com, तो यहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये काम करता है कि आपको कनेक्ट करवाता है गूगल के सर्वर के साथ या याहू के सर्वर के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर के साथ, जो भी एड्रेस आप मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। ईमेल के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। इट मीन्स कि जब हम ईमेल भेज रहे हैं या वेब पेजेस को देख रहे हैं या को फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन एप्लीकेशन लेयर, फर्स्ट लेयर पे हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डाटा सेंड करना चाहते हैं, मैंने किसी को मेल किया, तो अब डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है कि एप्लीकेशन लेयर से मैंने किसी को मेल सेंड की, तो वो डाटा कहाँ पे आएगा? प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या क्या काम परफॉर्म होगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये डाटा मेरा अल्फ़ाबेट्स में है, नंबर्स में है, मैंने साथ इसलिए लिख दिया है ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी। ये वाली लेयर, इसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ये क्या क्या काम करेंगे? इससे पहले मैं आप एक को एग्जांपल देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन जो लाला मूसा से कराची जाती है, तो आप कभी देखें जब लाला मूसा से वो चलती है तो उसके साथ जो बॉक्सेस या बोगियां हैं ट्रेन की, वो 4 होती हैं, 5 होती हैं या 6 मैक्सिमम होती हैं। जैसे ही कोई अगला बड़ा स्टेशन आता है, उसके साथ एक नया जो बॉक्स है या जो बोगी है ट्रेन की वो ऐड हो जाती है। फिर अगले बड़े स्टेशन पे एक और बोगी साथ ऐड हो जाती है, फिर अगले स्टेशन पे एक बोगी ऐड हो जाती है, फिर अगले स्टेशन पे एक बोगी उसके साथ ऐड होती जाती है। तो मीन्स के आधे सफ़र तक, फैसलाबाद मुल्तान तक उसके साथ जो ट्रेन है वो बढ़ती जाती है। और जब आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो जाता है तो उसकी जो बॉक्सेस हैं या जो ट्रेन की बोगियां हैं वो उतरना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसी ही वर्किंग यहाँ पे हो रही है कि जब हम यहाँ से डाटा अपना सेंड करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कुछ ऐड होगा, उस डाटा के साथ यहाँ पे भी उस डाटा के साथ कुछ ऐड होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐड होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐड होगा, यहाँ पे भी उसके साथ हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ऐड करेंगे। जब फिजिकल लेयर पे हम पहुँचेंगे तो फिर डाटा विद द हेल्प ऑफ केबल और विद द हेल्प ऑफ वायरलेस दूसरी साइड पे पहुँचेगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो डाटा लिंक लेयर यहाँ पे जो उसने काम परफॉर्म किया था वो उससे उल्ट यहाँ पे काम परफॉर्म होगा, मतलब एक बोगी उतार देंगे। फिर यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर ने काम किया था वो यहाँ पे बोगी उतार दी जाएगी। यहाँ पे एक बोगी हमने अटैच की, एक यहाँ पे हम उतार लेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो काम यहाँ पे परफॉर्म किया था वो काम एक बोगी हम उतार देंगे, मसलन उसके अपोजिट काम होगा बिल्कुल एज इट इज़। और एंड पे कंप्यूटर बी के पास हमारा ओरिजिनल डाटा जो है वो रिसीव होगा। अब मैं बात करूं, अगर जब मैंने डाटा सेंड किया यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर से, डाटा मेरा अल्फ़ाबेट्स में या नंबर्स में था, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसकी ट्रांसलेशन हुई, उसको चेंज किया 01, क्योंकि यू नो कि मैंने जो डाटा मीडिया पे ट्रांसफ़र करना है, वायर पे या विद द हेल्प ऑफ वायरलेस ट्रांसफ़र करना है, वो 01 में होगा तो उसके सिग्नल्स बनेंगे। यकीनन वो सिग्नल डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है, एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है। तो डाटा को बाइनरी में चेंज करना ज़रूरी है। डाटा बाइनरी में चेंज हुआ, उसके बाद कंप्रेस हुआ, उसका साइज़ कम किया हमने, उसके बाद उसको हमने एनक्रिप्ट किया, डाटा को इस हालत में चेंज किया कि उसको कोई पढ़ ना सके, सिक्योरिटी इशू ना हो, हमारा डाटा लीक ना हो। तो हमने उसको एनक्रिप्ट किया, ऐसी फॉर्म में उसको चेंज कर दिया कि अगर रास्ते में कोई इसको हैक भी कर ले, हमारा डाटा पकड़ भी ले, उसको समझ ना आए। तो दैट इज़ कॉल्ड द एनक्रिप्शन। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन लेयर ने अपने काम परफॉर्म किए, आपका डाटा सेशन लेयर पे पहुंचा, इसने अपने काम परफॉर्म किए। इसका काम है हमारे कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, उसको मैनेज करना या टर्मिनेट करना उस नेटवर्क के साथ या उस कंप्यूटर के साथ जहाँ पे हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो। इट मीन्स कनेक्शन को मैनेज करना इसकी जिम्मेदारी है सेशन लेयर की। तो इसने अपना काम
परफॉर्म किया। उसके बाद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन भी इसकी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल, इसने कम्युनिकेट किया उस सर्वर के साथ जिसके साथ फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर बी अटैच है और जिस सर्वर से इसने डाटा रिसीव करना है, तो उस सर्वर ने इससे पूछा हाँ भाई आप कौन हो, हु यू आर, तो ये ऑथेंटिकेट करेगा, ये लेयर बताएगी कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद इजाज़त, ऑथराइजेशन, वो जो सर्वर है वो इजाज़त देगा तो डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे ये काम भी परफॉर्म होता है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। और उस सर्वर के साथ कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, मैनेज करना या कनेक्शन को टर्मिनेट करना, ये भी इसी लेयर की जिम्मेदारी है। अब यहाँ से डाटा यहाँ पे पहुँचेगा। दीज आर कॉल्ड द अपर लेयर्स, ये हमारी अपर लेयर्स है। अब डाटा ट्रांसफ़र होने का काम होगा दूसरी साइड, ठीक है। नाउ स्टिल हम एप्लीकेशन लेयर पे समझे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब डाटा आएगा तो हम डाटा को सबसे पहले सेगमेंट्स में चेंज करेंगे। हम सेगमेंट्स में उसको क्यों चेंज करेंगे? डाटा हमारा बड़ा है तो हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सेगमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक सेगमेंट के अंदर हमारा सेंडर का एड्रेस हो सकता है, रिसीवर का एड्रेस हो सकता है, उसमें सीक्वेंस नंबर हो सकता है, पोर्ट नंबर हो सकता है और डाटा हो सकता है। सेंडर और रिसीवर का एड्रेस तो वैसे ही ज़रूरी है। सीक्वेंस नंबर इसलिए ज़रूरी है कि जब हम डाटा को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और जब दूसरी साइड पे डाटा हमारा पहुंचेगा तो वो कैसे आपस में मिलेगा, कैसे वो सारा दोबारा इकट्ठा होगा। सीक्वेंस नंबर होंगे तो हमें पता चलेगा ये पहला पैकेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पोर्ट नंबर साथ ऐड होगा कि हमें पता चल जाए कि ये डाटा किस एप्लीकेशन का है, किस प्रोग्राम का है। दैट्स वाई हम पोर्ट नंबर साथ ऐड करते हैं, उसके प्लस डाटा हमारा ऐड होता है। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? एरर्स को कंट्रोल करना भी इसकी जिम्मेदारी है और फ्लो कंट्रोल करना भी इसकी जिम्मेदारी है। फ्लो कंट्रोल स्टूडेंट्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक सर्वर 100 Mbps डाटा सेंड कर सकता है एक सेकंड के अंदर, 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। लेकिन जो दूसरी साइड पे जो रिसीवर है वो अगर मोबाइल है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो वो 10 Mbps डाटा रिसीव कर सकता है, 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो क्या होगा? अब वो 100 Mbps डाटा सेंड कर दे सर्वर और इतना रिसीव ही ना हो सके तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इसकी जिम्मेदारी है कि इतना ही डाटा सेंड किया जाए जितना रिसीवर रिसीव कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर मेरे पास 3 बॉल हूँ और मैं आपकी तरफ एक बॉल फेंकता हूं तो आप कैच कर सकते हैं। अगर मैं 2 बॉल फेंकता हूं तो आप एक हाथ से एक और दूसरे से दूसरा कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 3 बॉल आपकी तरफ इकट्ठे फेंक देता हूं तो क्या होगा? 2 बॉल तो आप कैच कर लेंगे, तीसरा बॉल आपके मुंह पे लगेगा। तो इससे अवॉइड करना चाहते हैं हम कि इतना ही डाटा सेंड किया जाए जितना जो रिसीवर है डाटा रिसीव कर सके। ये भी इसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे बड़े 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल TCP एंड UDP, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर की बहुत वर्किंग है। एक तो ये है कि इसमें जो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और जो UDP है ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता TCP डाटा सेंड नहीं करता और इसका फीडबैक भी आता है, प्रॉपर ये वर्किंग करता है। UDP कनेक्शन लेस है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाटा आ रहा है या जा रहा है ये बिल्कुल भी नहीं पूछता। TCP फीडबैक लेता है कि क्या डाटा पहुंचा है या नहीं। UDP नो फीडबैक, इसको कोई मतलब नहीं डाटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा। TCP स्लो है, हालांकि उसकी वर्किंग अच्छी है, लेकिन स्लो इस वजह से है कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड भी है और फीडबैक भी लेता है, इस वजह से स्लो है। UDP फास्ट है क्योंकि वो कनेक्शन लेस है और उसको फीडबैक भी रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे TCP और UDP 2 प्रोटोकॉल्स हमारे काम करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा हमारा आ जाता है कहाँ पे? नेटवर्क लेयर पे। यहाँ पे भी बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक तो यहाँ पे पैकेट्स बनते हैं, सेगमेंट से पैकेट में डिवाइड कर दिया हमने, पैकेट बने। अच्छा, इसका मेन काम है IP एड्रेसिंग।
आपको आईपी एड्रेसिंग के मतलब हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि जब भी इंटरनेट के ऊपर या वर्ल्ड वाइड दो कंप्यूटर्स आपस में डाटा शेयर करते हैं तो दोनों का आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। सेंडर का आईपी एड्रेस होना भी ज़रूरी है और रिसीवर का आईपी एड्रेस भी होना ज़रूरी है डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। हालांकि विद इन द नेटवर्क, एक नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए हमें आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, जस्ट हम मैक एड्रेस दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, उसी से ही काम चला लेते हैं। लेकिन जब आप वर्ल्ड वाइड डाटा शेयर करना चाहते हैं तो यू शुड हैव द आईपी एड्रेस। तो एक तो यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग होती है, दूसरा यहाँ पे राउटिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। राउटिंग क्या है कि किस पाथ से डाटा जाएगा, कौन सा रास्ता है जो सूटेबल होगा डाटा के ट्रांसफर करने के लिए, कौन सा रास्ता शॉर्ट है, तो वो यहाँ पे डिसीजन होगा। आईपी एड्रेसिंग भी और राउटिंग भी, दोनों काम यहाँ पे होंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये काम परफॉर्म होंगे तो डाटा नीचे डाटा लिंक लेयर के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्रेम बनेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स बनते हैं, नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स बनते हैं और डाटा लिंक लेयर पे हमारे फ्रेम बनते हैं। तो उन फ्रेम के अंदर मैक एड्रेस साथ ऐड हो जाएगा, सेंडर का और रिसीवर का। देखिए हमने एक बोगी और साथ लगा दी, मैक एड्रेस दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। दूसरा इसका और क्या काम है, फ्रेमिंग के बाद एरर दोबारा यहाँ पे चेकिंग होती है। उसके बाद एक और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, हाउ डाटा प्लेस ऑन मीडिया, कि आपने डाटा को जो सेंड करना है वो मीडिया पे कब भेजना है, कैसे भेजना है। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल हमारी बड़ी हेल्प करता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CSM है। ये हमें बताता है कि हमारा मीडिया फ्री है या नहीं, कब डाटा भेजो। अभी कोई भी डाटा आपके मीडिया पे नहीं जा रहा तो ये हमारी हेल्प करता है यहाँ पे, हाउ डाटा प्लेस ऑन द मीडिया। अच्छा, उसके बाद जब ये यहाँ पे फ्रेमिंग भी होगी, मैक एड्रेस भी ऐड हो गया और हमें ये भी पता चल गया कि हमारी वायर फ्री है, हम डाटा सेंड कर सकते हैं, तो नाउ आपका डाटा फिजिकल लेयर पे आएगा। अब फिजिकल लेयर का क्या काम है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और उसके बाद डाटा को इन द फॉर्म ऑफ 0-1 जो है मीडिया के ऊपर भेजना। और दूसरा यहाँ पे ये भी डिसाइड होता है कि क्या डाटा हमारा किस सिग्नल में जाएगा, एनालॉग सिग्नल में जाएगा या डिजिटल सिग्नल में जाएगा। ये भी डिसाइड होता है कि यहाँ पे क्या डाटा हमारा इन द फॉर्म ऑफ लाइट जाएगा या अगर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक नहीं है तो सिंपल सिग्नल के अंदर डाटा जाएगा। और अगर हमारे पास वायर नहीं है, विद द हेल्प ऑफ वायरलेस डाटा जाना है, तो वो भी यहाँ पे डिसाइड होगा कि विद द हेल्प ऑफ वायरलेस, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, विद द हेल्प ऑफ वाईफाई कैसे डाटा हमारा ट्रांसफ़र होना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तो जब यहाँ पे डाटा हमारा फिजिकल लेयर पे पहुँचेगा तो फिर डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, और जो हमारा डाटा ओरिजिनल डाटा है वो इस कंप्यूटर B को मिलेगा। स्टूडेंट्स ये सारा इतना लंबा प्रोसेस होता है तो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द नेटवर्क स्टूडेंट्स। एक और बात मैंने यहाँ पे की थी कि कम्युनिकेट इफ़ देयर आर्किटेक्चर इज़ डिफरेंट, कि हम डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं चाहे उनके आर्किटेक्चर भी डिफरेंट हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं और जो रिसीवर है उसके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी और यूज़ हो रही है, जो रिसीवर है उसके पास और टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। तो आप दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट है, आपकी टोपोलॉजी भी डिफरेंट है, आपका नेटवर्क भी अगर डिफरेंट है तो दैट्स अ नो प्रॉब्लम। ये OSI मॉडल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि चाहे आपका आर्किटेक्चर डिफरेंट ही क्यों ना हो, डाटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सक्सेसफुली। स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर काफ़ी आपके लिए हेल्पिंग रहा होगा और वेरी इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर 1 by 1 इन तमाम लेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।